इधर भी शेयर करती हूँ। पहले मैं व्हाट्सएप पर आप लोगों के साथ लेक्चर को शेयर कर दूँ, ठीक है? तब तक बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। जी मैम। और आप लोगों ने पढ़ा है? लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो आप लोग रिवाइज करके आए हैं आज? किसी ने कोई रिवीजन की हो उसकी, या उसके बारे में जाके पढ़ा हो? बुक्स मेरे पास हैं, मैं आप लोगों के साथ बुक्स भी आज शेयर करूंगी। आप लोगों को पावर पॉइंट स्लाइड्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए? पावर पॉइंट स्लाइड्स चाहिए या पीडीएफ की फाइल चाहिए आपको? दोनों ही भेज देती हूँ, जी ठीक है? मैम, दोनों भेज दें। जी। जिसके पास मोबाइल में पीडीएफ ओपन होता है वो फिर पीडीएफ को यूज़ कर लेगा। देखिए, हमारा टाइम टेबल का थोड़ा सा इशू चल रहा है। मैं सोच रही थी कि चलें हमारा आज जो है वो सेट हो जाएगा टाइम टेबल। आप लोगों की एक क्लास ये वाली है, इसके साथ भी क्लैश आ रहा है, और एक दूसरी क्लास है जो आपकी ट्यूसडे को होती है, उसके साथ भी क्लैश आ रहा है आपकी क्लास का। तो ये तो हम कल वाली क्लास ले रहे हैं ना, यानी कि जो हमारी कल होनी थी। तो थोड़ा सा ये है कि इसको मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। मॉर्निंग में आप लोग फ्री नहीं होते सब लोग? मॉर्निंग टाइम में किसी टाइम, जैसे फ्राइडे को मॉर्निंग टाइम में सुबह से लेके 11 से 12 तक आपका लेक्चर लेते हैं ना सर? गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपका 11 से 12 बजे तक लेक्चर लेते हैं ना? जी मैम। जी मैम। मैम एक्चुअली कुछ बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से मॉर्निंग में, तो इसलिए उनको इश्यू थोड़ा है। ओके, ठीक है। ये भी एक इशू है स्टूडेंट्स का। चले जो लोग, कितने लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं? ज़्यादा लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं या कोई 2-4 लोग हैं? क्लैश आ रहा है, इस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा क्लासेस को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। या तो ये है कि आप लोग इसको 1 से 2 हम कर लेते हैं, वो फिर आप लोगों के बच्चों के जुम्मे का टाइम आ जाता है। वो एक मसला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि ज़ाहिर है वो तो सब नहीं जाना होता है। इंटर्नशिप वालों का भी एक ज़ाहिर है वैलिड रीज़न है। मैम आप रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया करें, क्लास 1-2 भी हो गई वीक में तो काफी है, उसमें हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ये भी अच्छी ऑप्शन है, मतलब अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं या आप लोगों का इंटर्नशिप पे आप जा रहे हैं, तो बेशक आप ऑनलाइन ना ना इतना वो जैसे कहते हैं कि अपने सिर्फ बता दें कि मैं इसको सुन रहा हूँ लेक्चर को, या मैं सुन रही हूँ लेक्चर को। ठीक है, क्लास टाइम पे मैं शेयर कर दिया करूँगी, या पहले भी शेयर कर दिया करूँगी, क्योंकि जिन बच्चों को मैं रिकॉर्डिंग्स शेयर कर रही हूँ वो मैं ज़्यादातर पहले ही शेयर कर देती हूँ टाइम से पहले। तो वो भी सही है, ऐसे कर लेंगे। जी मैम यही ठीक है, किसी को इशू भी नहीं होगा। किसी को इशू भी नहीं होगा डेफिनेटली। और अटेंडेंस आप लोग अपनी क्लास की अपने ग्रुप में यहाँ पर अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, किस तरह लगाते हैं? पोर्टल पे लगाते हैं, टीचर्स खुद ही लगाते हैं यहाँ पर लगाने के बाद, या फिर उसका प्रोसीजर क्या फॉलो कर रहे हैं सब लोग? जी मैम हम ग्रुप में भेज देते हैं अटेंडेंस, और वहां से देख के फिर टीचर लगा लेते हैं पोर्टल पर। बस ठीक है, जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फिर मुझे भेज दें व्हाट्सएप पर, और यहाँ से फिर मैं लगा दिया करूँगी पोर्टल पर। बल्कि मैं आज जाऊँगी, पोर्टल का भी थोड़ा सा मुझे पूछना है, वो पूछ के फिर मैं आ जाऊँगी और लगा लगा दिया करूँगी। चलें, आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहला लेक्चर नोट नहीं किया था, इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बल्कि ये इकट्ठी रिकॉर्ड ही होगी। चलें, इसको ऐसे ही चलने दें। तो बेटा मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हमने लास्ट टाइम जीनोम के बारे में स्टडी किया था और जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में देखा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्टोम, जो ट्रांसक्राइब्ड आइटम्स हमारे पास डीएनए के आते हैं, उनको हम टोटल
उनको हम ट्रांसक्रिप्टोम कहेंगे। तो जैसे डीएनए के मॉलिक्यूल्स को हम जीनोम कहते हैं, ठीक है, डीएनए मटेरियल को जीनोम कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम हमारा वो होगा जो डीएनए से ट्रांसक्राइब्ड आइटम, यानी कि ट्रांसक्राइब्ड आइटम्स में हमारे पास डिफरेंट आरएनए की टाइप्स आ जाती हैं। दोज आरएनएस आर कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। और उसके बाद प्रोटियोम विच इज फॉर्म फ्रॉम दीज ट्रांसक्राइब्ड आइटम्स, दे मेक अप द प्रोटीन कंटेंट्स। और वो प्रोटीन जो है, उस जितना भी प्रोटीन मटेरियल इस ट्रांसक्रिप्टोम से बनता है उसको हम प्रोटियोम कहते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्टोम को। सो व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्टोम? सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैसेंजर आरएनएस इन द सेल। तो यहाँ पर सिर्फ मैसेंजर आरएनए, ये बुक से जो डेफिनेशन मिली है वो ये है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें दूसरी बुक्स में, आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेगी। तो जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस होते हैं और दूसरे आरएनएस होते हैं जो कि मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, वो सारे के सारे आरएनएस जो हैं वो ट्रांसक्रिप्टोम में हम उनको शुमार कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसक्रिप्टोम, अगर ये जो मैंने आपसे बात की कि डीएनए, ठीक है, डीएनए का जो मटेरियल होता है उसे हम जीनोम कहते हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके बाद मैसेंजर आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। हम मैसेंजर आरएनए को सॉलिडली क्यों यहाँ पर फोकस कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज दी ओनली मैसेज कैरियर, ठीक है। मैसेंजर आरएनए इज द ओनली मैसेज कैरियर व्हिच कैन मेक अप द प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो मैसेज कंटेनिंग मटेरियल होता है, ट्रांसक्रिप्टोम का पोर्शन होता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए, और ये मेजरली प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। डीएनए का बहुत सारा पोर्शन मैसेंजर आरएनए मेकअप करता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए जनरेट होते हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन्स बनती हैं जिसको हम प्रोटियोम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द लैंग्वेज विच वाज द न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज in DNA, then it was transcribed in messenger RNA, then it was translated in the language of amino acids, तो इसलिए हम इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जो ट्रांसक्रिप्टोम को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो मेथड्स या वो स्टडी जो ट्रांसक्रिप्टोम के लिए को स्टडी करने के लिए उसको उसके डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसक्रिप्टोम्स देखने के लिए स्टडी की जाती है, उस स्टडी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, ठीक है। जो मेथड्स हम यूज करते हैं उनको हम ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहते हैं। यहाँ पर अगर आपकी ट्रांसक्रिप्टोम की बात करें, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं सेल जो है, ठीक है, सेल का जीनोमिक मटेरियल है। यहाँ पर जीनोमिक मटेरियल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर डीएनए आपको नजर आ रहा है और डीएनए का डबल स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है, और डीएनए के डबल स्ट्रैंड से जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है, ये सेंस स्ट्रैंड है, ये एंटी सेंस स्ट्रैंड है। तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन होती है और वो साइटोप्लाज्म में मूव करता है, और वहां पर मैसेंजर आरएनए उसके ऊपर, ये राइबोसोम्स इसके साथ ज्वाइन होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होकर साथ प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। साथ ट्रांसफर आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। इस तरह इस एक ही पिक्चर में आपको जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम और प्रोटियोम नजर आते हैं। अगर आप बात करें कि ट्रांसक्रिप्ट्स की, जो ट्रांसक्राइब हुआ आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है डीएनए से, उस एक मैसेंजर आरएनए को आप ट्रांसक्रिप्ट कह सकते हैं, ठीक है। यू कैन कॉल इट ट्रांसक्रिप्ट। अगर एक जीन है, एक जीन का साइज, स्पेसिफिक साइज की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने वाली एक जीन है, ठीक है, वो सेवरल ट्रांसक्रिप्ट्स को बनाती है। ये देखा गया है, ये स्टडी किया गया है। मिसाल के तौर पे ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे आर यूज्ड एज एन एग्जांपल। इट हैज बीन शोन दैट ओनली 3% ऑफ जीनोम इज रिप्रेजेंटेड बाय जीन्स, तो सजेस्टिंग दैट द ट्रांसक्रिप्टोम इज मच सिंपलर देन द जीनोम। अब ये परसेप्शन है कि सिर्फ 3% जीनोम जो है वो जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर जीन्स हैं जो हमारी सारी की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं। अब परसेप्शन तो ये आती है कि इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसक्रिप्टोम होगा वो बहुत सिंपलर होगा जीनोम से, क्योंकि जीनोम सीक्वेंस जो है हम कॉम्प्लेक्स तस्वुर करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता। जो ट्रांसक्रिप्टोम होता है वो उस सिंपलर जीनोम, जो हमारे पास जीन्स हैं, जब उसे ट्रांसक्राइब होता है तो वो सिर्फ एक एक ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनता, उससे बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट बन सकते हैं,
ठीक है। तो एक यानी कि देन जस्ट अगर आप इसको मैं पढ़ूं थोड़ा सा, दिस इज नॉट द केस हाउएवर बिकॉज द ट्रांसक्रिप्टोम इज मच मोर देन जस्ट द ट्रांसक्राइब्ड पोर्शन ऑफ द जीनोम। तो ट्रांसक्रिप्टोम जो है, जब आप ट्रांसक्राइब्ड पोर्शन की बात करते हैं, कि वो ट्रांसक्राइब्ड पोर्शन इतना सिंपल नहीं है कि आप उसको सिर्फ एक सिंपल ट्रांसक्रिप्टोम कह दें। इट इज मच मोर देन दैट। वो सिंपल जीनोम की ट्रांसक्रिप्शन जब आप करते हैं तो वहां पर एक जीन से बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट्स बन सकते हैं। The complexity of the transcriptome is increased by processes such as alternative splicing and RNA editing. जब RNA की प्रोसेसिंग हो रही होती है, जब RNA बन जाता है, ठीक है, while the RNA is being processed, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम RNA स्प्लाइसिंग कहते हैं। लेकिन एक और प्रोसेस भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग और RNA एडिटिंग। ठीक है, ये जो प्रोसेसेस हैं ये दे गिव राइज टू मेनी ट्रांसक्रिप्ट्स, ईच ऑफ विच मे हैव अ यूनिक एक्सप्रेशन प्रोफाइल। अब अगर आप जीन की बात करते हैं, वही जीन एक सेल में मौजूद है, यानी कि एक टिश्यू है, मिसाल के तौर पे आपकी नॉर्मल सेल्स हैं टिश्यू के, ठीक है, और एक टिश्यू है जिसमें कैंसरस सेल्स हैं टिश्यू के। तो जब एक्सप्रेशन होता है जीन का, जब जीन ट्रांसक्राइब हो, जब आप एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं दे आर द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेस किस फॉर्म में हो रही है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सप्रेशन है दैट इज द ट्रांसक्रिप्टोम फॉर्मेशन। उसके बाद जीन का प्रॉपर एक्सप्रेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वो बहुत सारे ट्रांसक्रिप्टोम्स जो हैं वो बन सकते हैं, वेराइटी इसके अंदर है। इसकी इसी एग्जांपल को मैं आगे लेकर चलूंगी। ड्रोसोफिला की एक जीन है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक दो स्लाइड्स के अंदर। जब आप एक्सट्रीम केसेस की बात करते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्टोम्स नजर आते हैं, जहाँ पर एक जीन जो है उसके अंदर बहुत सारे इंट्रॉन्स हैं विच अंडरगो एक्सटेंसिव डिफरेंशियल प्रोसेसिंग, one gene may potentially produce thousands or even millions of distinct transcripts। ठीक है, उसकी एग्जांपल आपके सामने रखी है एक ड्रोसोफिला जीन डी स्कैम, द होमोलॉग ऑफ अ ह्यूमन डाउन सिंड्रोम सेल एडहेजन मॉलिक्यूल। सेल जो डाउन सिंड्रोम में एक सेल एडहेजन के लिए एक मॉलिक्यूल है, उसके लिए वो जीन कोड करती है। ठीक है, और ये जो अगर आप इसकी बात करें विच कैन बी अल्टरनेटिवली स्प्लाइस टू जनरेट नियरली 40,000 डिफरेंट मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट्स। अब एक जीन जो है, दिस इज जीन डी स्कैम, ठीक है, उसकी एक प्रोडक्ट हमें रिपोर्टेड है, ठीक है, वो एडहेजन मॉलिक्यूल बनाती है डाउन सिंड्रोम में, बट इट कैन मेक अप over nearly 40,000 different mature transcripts। ठीक है, वो which is twice the number of genes in the Drosophila genome। यानी कि जितनी भी जीन्स ड्रोसोफिला में मौजूद हैं उन सबसे भी डबल वो एक जीन ट्रांसक्रिप्ट्स बना रही है। Each of these transcripts they potentially encode a distinct receptor that may play a unique role in exon guidance। अब ये हर ट्रांसक्रिप्ट जो है जो बना है ओवर नियरली 40,000 डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट्स जो बने हैं वो पोटेंशियली डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि आगे जो इनकी फंक्शनल प्रोटीन्स बनेगी दे मे बी डिफरेंट। यहाँ पर एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस है जिसको हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती क्यों है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का प्रोसेस क्यों होता है। यहाँ पर हमारे पास एक आरएनए की स्प्लाइसिंग का नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है वो क्यों होती है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम स्नर्प्स कहते हैं। ठीक है, these are small nuclear ribonucleoproteins। ठीक है, SN स्मॉल न्यूक्लियर RNPs राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स, ये कुछ आरएनए के आरएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि अनमोडिफाइड प्री मैसेंजर आरएनए के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी और प्रोटीन्स जो हैं वो इसके साथ मिलती हैं, वो एक स्प्लाइसोसोम बनाती हैं। वो स्प्लाइसोसोम जो होता है वो एक वैरायटी जनरेट करता है, बहुत वैरायटी ऑफ मैसेंजर आरएनएस या ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो सिंगल जीन से आपको प्रोवाइड करता है, बिकॉज आरएनए इज देयर। ठीक है, जब वो परफॉर्म कर प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में वो करता है। अब ये करती क्या है स्नर्प्स,
ये जो हमारे पास स्प्लाइसोसोम बना है, ये स्प्लाइसोसोम क्या करता है, इट बाइंड्स टू इंट्रॉन्स, यहाँ पर एन आएगा, इट बाइंड्स टू इंट्रॉन्स एंड लीव्स एक्सॉन्स सो दैट दीज एक्सॉन्स कैन बाइंड विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर जीनोमिक डीएनए, इस पिक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर जीन है, एक सिंगल जीन या जीनोमिक डीएनए है, ठीक है। इसकी अब ट्रांसक्रिप्शन करनी है, एक जीन है स्पेसिफिक। इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन हुई है तो एक प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए बना। ये मैसेंजर आरएनए पूरा कंप्लीट आपके सामने मौजूद है, ठीक है, जिसमें एक्सोन्स भी हैं, इंट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। और इसमें आपको 5 पोर्शंस नजर आ रहे हैं एक्सोन्स के, विच आर द कोडिंग रीजन्स, ठीक है। और इंट्रॉन्स जो हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि मैच्योर मैसेंजर आरएनए आइसोफॉर्म 1 बनती है, जिसमें 1, 2, 4 और 5 पोर्शंस जो हैं वो जॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉसिबल आइसोफॉर्म इसकी बनेगी, दैट विल बी 1, 2, 3 एंड 5। इसमें 4 स्किप्ड है, इसमें 3 स्किप्ड है, ठीक है। इसको समझ रहे हैं सब लोग? तो हमारे पास 2 आइसोफॉर्म्स बन गई इस मैच्योर मैसेंजर आरएनए की। ये हमारे पास प्री मैसेंजर आरएनए था या प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए था। जब इसकी मैच्योर फॉर्म्स बनेंगी तो यहाँ पर हमारे पास 2 बन जाएंगी। इसके नतीजे में जब ये दोनों जो आइसोफॉर्म्स बनी हैं, दे विल गिव राइज टू अ सेपरेट इंडिविजुअल प्रोटीन आफ्टर ट्रांसलेशन, जो कि प्रोटीन आइसोफॉर्म 1 होगी, उसका फंक्शन यानी कि एक फंक्शन वो परफॉर्म कर रही होगी। और ऑफ कोर्स the RNA which gave rise to the protein of from the different sequence, ठीक है, तो वो एक different functional protein बनेगी। यहाँ पर आपको SNPs का एक फंक्शन समझ आ गया, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी पता चल गई। बेटे ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होती है और किस तरह एक सिंगल जीन से आपके पास वेरियस ट्रांसक्रिप्टोम्स ओरिजिनेट हो सकते हैं, और वो वेरियस ट्रांसक्रिप्टोम्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोटियोम्स बनाएंगे और जिनके डिफरेंट फंक्शंस होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं। Why complex transcriptome is never seen in complete system in vivo? जब आप इन विवो स्टडीज करते हैं, आप सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स को आइसोलेट करने के बाद क्या होता है कि सेल्स का डीएनए, ओके जनेरा, वेरी गुड, आपको समझ आ गई है। जब आप आइसोलेट कर लेते हैं जी उसके एक सेल एक कंडीशन में एक टिश्यू में प्रेजेंट है और वो एक स्पेसिफिक स्टेज पर है, जिसमें आपको पता है सेल्स की डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें वो रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आप आइसोलेट करते हैं टिश्यू में से सेल्स को आइसोलेट करके उसका जीनोम लेते हैं। तो जब आप इन विट्रो स्टडीज करते हैं तो एक टाइप ऑफ सेल जो प्रेजेंट है उसमें डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उसकी जो है ना वो कंडीशन होगी। सो हर जीन जो है वो उस वक्त एक्सप्रेस नहीं हो रही होगी। जरूरी नहीं है कि एक जीन जो नॉर्मली एक्सप्रेस हो रही है, कुछ हाउसकीपिंग जीन्स होती हैं जो एक्सप्रेस होती ही रहती हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक जीन्स होती हैं जो स्पेसिफिक टाइम्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो एक्सप्रेस होती हैं। तो हर जीन एक्सप्रेस हर वक्त नहीं हो रही होती, तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारी जीन्स आपको उस वक्त एक्सप्रेस्ड फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से एक कम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्टोम आपको नहीं नजर आएगा जब भी आप स्टडी करने जाएंगे, इन विवो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सेल्स ट्रांसक्रिप्टोम जो है, इट इज अ बेसिक सेट ऑफ हाउसकीपिंग जीन्स whose activity is required at all the times of for the elementary functions, जैसे कि सेल की मेटाबॉलिज्म जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करने के लिए, सेल की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। और इसके अलावा कुछ लग्जरी जीन्स होती हैं, these are expressed in a regular manner. A typical human cell is thought to express on average about 15,000 to 20,000 different messenger RNAs, some of which have housekeeping functions and some of which are more specialized. A proportion of these will be splice variants of the same primary transcript. जब आप ये वही बात जो हमने भी की है SNPs के साथ जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसकी फिर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से, ठीक है,
आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिलेंगे. सम ऑफ द मैसेंजर आरएनएस विल बी अबंडेंट एंड सम आर present moderately and some will be present very rarely. अब ये जो formation of messenger RNA है इसकी बहुत abundant होंगे जो और बहुत rare present होंगे, कुछ moderate concentration में मौजूद होंगे. It depends upon the frequency of the जो हमारे पास जीन के अंदर उसकी frequency of formation of those messenger RNAs. ठीक है. For a truly global perspective of RNA expression in the cell, all of these transcripts they must be quantified at the same time. इसकी क्वांटिफिकेशन के कुछ मेथड्स हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. और उसके बाद हमें कुछ एसेज जो है वो परफॉर्म करने होंगे जो बहुत सेंसिटिव और सिलेक्टिव होंगे. उसके 2 मेथड्स जो हैं उनका इंट्रो में आज आपको दूंगी और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम उनको डिटेल में देखेंगे कि किस तरह हम इन मेथड्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं आरएनए के सीक्वेंसेस देखने के लिए. अब हम इसके यूजेस देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्टोम्स के यूजेस क्या हैं. सबसे पहले what does the transcripts tell us? What is the need to isolate, to identify these transcripts? ठीक है. क्या हुआ? अच्छा. By analyzing the entire collection of RNA sequences in the cell, in the transcriptome, the researchers can determine when and where each gene is turned on and turned off. Of course, इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सी जीन टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हुई है. क्यों, किस तरह, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स की जीन जो है जीन्स के ऊपर से आप ट्रांसक्रिप्टोम को हासिल करते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम ले लेते हैं, डेफिनेटली दैट ट्रांसक्रिप्टोम इज रिप्रेजेंटिंग सम जीन फ्रॉम विच इट वाज सिंथेसाइज्ड. ठीक है. तो आप एग्जैक्टली ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रही है और कौन सी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही है फ्रॉम दीज ट्रांसक्रिप्ट्स. ठीक है. Depending on the technique used, it is often possible to count the number of transcripts to determine the amount of gene activity. अब जीन अगर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होगी तो देयर विल बी ट्रांसक्रिप्ट्स, और अगर अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन अल्टरनेट स्प्लाइसिंग भी हो रही होगी तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट्स बनेंगे. ठीक है. तो अमाउंट ऑफ जीन एक्टिविटी यानी कि आप जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि जीन एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन आपको मिलेगी. तो जाहिर है अब एक सर्टेन टाइप ऑफ टिश्यू, अगर आप ब्रेन टिश्यू की बात करते हैं, ब्रेन सेल्स की बात करते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट तरह की जीन्स जो है वो एक्टिव मिलेंगी. अगर आप किडनी के डीएनए की किडनी की जीन्स की बात कर रहे हैं विच आर फंक्शनिंग देयर, तो उस टाइप ऑफ सेल में जो जीन्स एक्सप्रेस हो रही होंगी, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स बात हो रही है. ठीक है. तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी जीन टर्न्ड ऑफ है, कौन सी जीन टर्न्ड ऑन हुई है. इन ह्यूमंस and other organisms, nearly every cell contains the same gene, but different cells show different pattern of gene expression. Of course, ये तुम्हें पता है कि हर एक सेल जो है उसके अंदर सारा जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट है, लेकिन उनका एक्सप्रेशन हर सेल का वो डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ठीक है. मसलन लिवर सेल्स जो हैं वो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं, बाकी पूरी बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज इट्स उसके जो स्टिमुलस है वो वहीं पर उनको अफेक्ट करता है और वहीं से जो है वो उसकी रिलीज, उसका जो सिंथेसिस है वो कंट्रोल होता है. डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं जैसे कि हेक्सोकाइनेज, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं. आप इसका मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं गाइड करूँगी, आप लोग खुद इसके बारे में सोचिएगा और जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा. So these differences are responsible for many different properties and behavior of various cells and tissues, both in health and disease. तो ये एक बहुत important point है कि जो expression of the gene in health and disease ये आप determine कर सकते हैं by determining these transcripts. अगर transcript healthy cell में मौजूद है और unhealthy cell में मौजूद नहीं है तो आप बता सकते हैं कि this disease is due to the absence of this type of gene expression. ठीक है.
By collection and comparing the transcriptomes of different type of cells, researchers can gain a deeper understanding of what constitute a specific cell type. यानी कि आप इससे पता चला सकते हैं कि कौन सी जीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं एक स्पेसिफिक सेल टाइप में, और how that type of cell normally functions and how changes in the normal level of gene activity may reflect or contribute to the disease. In addition, transcriptomes may enable the researchers to generate the comprehensive genome-wide picture of what genes are active in which cells. ठीक है, ये भी वही बात है कि अगर आप डिजीज कंडीशन में देखना चाहते हैं कि कौन सी जीन्स जो हैं वो फंक्शनल हैं, कौन सी जीन्स नॉन फंक्शनल हैं, तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल के सेल्स को लेकर स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, अनहेल्दी सेल्स इंडिविजुअल के सेल्स के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट, यू कैन एक्सप्लोर द जीन फंक्शन. द फंक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ जीन्स इज नॉट नोन येट. हम इतनी स्टडी की है, नो डाउट वी हैव sequenced all the genome, ठीक है, but the function of many of the gene is not, हर जीन का फंक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है. A search of transcriptome database can give researcher. बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, टाइम भी मेरे पास थोड़ा शॉर्ट ही हो गया, थोड़ा अपना माइक ऑफ कर दें. Okay, I have muted you. The search for transcriptome database can give researchers a list of all the tissues in which the gene is expressed, providing clues about its possible function. तो आप possible function को identify कर सकते हैं कि हर जीन जो है वो कौन से ट्रांसक्रिप्टोम बन रहे हैं. ट्रांसक्रिप्टोम से फिर आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि जीन का फंक्शन जो है वो क्या होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्रांसक्रिप्टोम डेटाबेस शोज दैट द अननोन जीन्स एक्सप्रेशन लेवल आर ड्रामेटिकली हायर इन कैंसर सेल्स देन इन हेल्दी सेल्स, द अननोन जीन में प्ले अ रोल इन सेल ग्रोथ. मिसाल के तौर पे मैं आपको कैंसर सेल्स के हवाले से छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी. एक एंजाइम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उसको हम DHFR कहते हैं. नोट करते जाएं, साथ साथ नोटबुक्स अपने पास रख लिया करें, इस तरह की बातें नोट कर लेनी चाहिए. जो एग्जांपल्स आपको एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट एग्जांपल आपको मिल जाती हैं. तो यहाँ पर इतना डेटा नहीं पुट किया जा सकता, वो फिर डिस्क्राइब ही कर देते हैं. एंड दिस एग्जांपल शोज, ये आप इसको देख लेंगे, कैंसर सेल्स जो होते हैं दे हैव द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम. हमारी बॉडी के अंदर भी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होता है जो नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है, नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है. और यहाँ पर इसका जो एक्सटेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द जीन विच कोड्स फॉर द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, ये कैंसर सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है. जिसका मतलब ये है कि आप अंदाज, अगर आप इन कैंसर सेल्स के जीनोम को स्टडी करें, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स अगर आप ले लें, उन ट्रांसक्रिप्ट्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डाईहाइड्रोफोलेट या DHFR जीन जो है उसका कहते हैं DHFR, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जीन. ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो बहुत ज्यादा है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उससे कि कितने पोटेंशियल के साथ ट्रांसक्रिप्टोम प्रेजेंट है. ठीक है, या अगर सेल्स की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, सेल्स जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहे, दैट मींस दैट एंजाइम इट विल बी एब्सेंट इन दोस सेल्स. तो आप देख सकते हैं कि दो सेल्स हु आर नॉट एक्सप्रेसिंग दैट एंजाइम, उसका ट्रांसक्रिप्टोम आपको नहीं मिल रहा. ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मल सेल्स में तो ये ट्रांसक्रिप्टोम मौजूद है और डिजीज सेल्स के अंदर ये ट्रांसक्रिप्टोम मौजूद नहीं है. ठीक है, तो इस तरह आप एक अननोन जीन का जो फंक्शन है, जो रोल है, वो आप सेल की ग्रोथ के अंदर, सेल की फंक्शनल जो उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द सेल, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द टिश्यू, वो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि डिजीज्ड पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है. और इफ एन अननोन जीन इज एक्सप्रेस्ड इन फैट टिश्यूज बट नॉट इन द बोन और मसल टिश्यू, द अननोन जीन may be involved in fat storage or metabolism. ठीक है, तो आप ये भी आपने खुद ही थोड़ा सा, आपके बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होगा, आपको पता होगा कि फैट टिश्यू में अगर एक जीन एक्सप्रेस हो रही है और बोन और मसल्स टिश्यू में नहीं हो रही, दैट मीन्स its function is only required in the fat tissue. ठीक है,
इस वजह से फैट टिश्यू में वो एक्सप्रेस हो रही है, जबकि जो मसल टिश्यू है या बोन टिश्यू है वहां पर वो एक्सप्रेस नहीं हो सकती। In both instances, the transcriptome data gives the researchers a good place to start searching for the new found genes function. तो अगर एक नई जीन भी आपके सामने आ गई है from the transcriptome, तो यानी कि ट्रांसक्रिप्टोम को स्टडी करते करते कोई नई जीन भी आपने डिस्कवर कर ली है, तो आप उसके बारे में भी आइडियाज जनरेट कर सकते हैं कि फ्रॉम विच एट विच पोर्शन ऑफ द सेल और विच टाइप ऑफ द सेल्स विल हैव दैट फंक्शनल जीन, वो आप टाइप ऑफ सेल से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल प्रोफाइलिंग, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जब आपने ट्रांसक्रिप्टोम को स्टडी करना हो। ट्रांसक्रिप्टोम को स्टडी करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, उसमें दो हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, वो यूज किए जाते हैं। टू मेजर टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज करंटली यूज्ड फॉर ग्लोबल आरएनए एक्सप्रेशन एनालिसिस। इसको आप आरएनए सीक्वेंसिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, आरएनए का सीक्वेंस एनालिसिस करने के लिए। तो पहली जो टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सैम्पलिंग ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम सोर्स आरएनए पॉपुलेशंस और cDNA लाइब्रेरीज। यानी कि आप आरएनए का सीक्वेंस ले लें या आप cDNA लाइब्रेरीज बना लें। ठीक है, आरएनए का सीक्वेंस मालूम कर लेंगे और वो हमारे पास वो भी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिससे हम आरएनए का सीक्वेंस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज भी बना सकते हैं आफ्टर क्लोनिंग। और दूसरा मेथड है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस विद कॉम्प्रिहेंसिव नॉन रिडंडेंट कलेक्शंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस इमोबिलाइज्ड ऑन अ सॉलिड सपोर्ट। इसको आप माइक्रो एरेज भी कहते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज डीएनए एरेज या माइक्रो एरेज। तो पहला हमारे पास क्या टाइप आ गई, डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग और cDNA लाइब्रेरीज, और दूसरी हमारे पास आ गई माइक्रो एरेज, डीएनए माइक्रो एरेज। तो आज हम थोड़ा सा इनका ओवरव्यू लेंगे। हम cDNA लाइब्रेरी कैसे बनती है ये मेरा ख्याल है सबको पता होगा, आपने जेनेटिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ कि cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी कैसे बनती है। यहाँ पर बेटे आपके पास गिवन सेल है जो आपने किसी टिश्यू से लिया है। Isolate and collect the messenger RNA. You isolated the messenger RNA, you collected it, then you added the reverse transcriptase enzyme जो RNA से DNA के सिंथेसाइज करता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स करता है और DNA बनाता है आपके पास। ठीक है, you will have the DNA and you will insert the DNA gene because RNA से आपके पास सिर्फ जीन आएगी, आपके पास पूरा जीनोम नहीं आएगा, क्योंकि आपने RNA आइसोलेट किया था और वो RNA किसी स्पेसिफिक जीन की ट्रांसक्रिप्शन से आपको मिलता है। और जब आपने DNA बनाया तो DNA जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस का होगा, उसको आपने शॉर्ट सीक्वेंसेस होंगे जीन के, उनको आप प्लाज्मिड में ऐड कर देंगे, प्लाज्मिड में इंसर्ट करके। ठीक है, प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करने के बाद, इंसर्ट करने के बाद यू विल इंसर्ट दोस प्लाज्मिड्स टू दी ग्रोइंग बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है दे विल टेक अप द प्लाज्मिड्स, नाउ दीज बैक्टीरिया दे विल ग्रो। अब यहाँ ये हमारे पास क्लोनिंग का एक स्टेप होता है जिसमें हम जब करते हैं एक ये यहाँ से बेटा जहाँ आपके पास प्लाज्मिड्स आप सिंथेसाइज करते हैं स्पेसिफिक जीन के साथ, स्पेसिफिक जीन उसके अंदर इंसर्ट करके आप प्लाज्मिड बनाते हैं। स्पेसिफिक प्लाज्मिड जो होते हैं फिर जब उनको आप होस्ट सेल्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं जो उसको टेकअप करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, माइक्रोबियल सेल्स होते हैं, देन दे ग्रो, दे मल्टीप्लाई। ठीक है, उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद the number of cells, not only number of cells increase but the number of genes which were introduced in the original cells वो भी increase होती जाएंगी। That means we will have the copies of that specific gene we had here। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें से जैसे हमने इंट्रोड्यूस किए थे प्लाज्मिड्स उसी तरह हम उन्हीं प्लाज्मिड्स को आइसोलेट करेंगे, उनसे हम अपने डीएनए को प्यूरिफाई करेंगे एंड देन वी विल सीक्वेंस दैट डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी बन जाएगी। नंबर ऑफ, देयर विल बी नंबर ऑफ जीन्स, यहाँ पर तो यहाँ पर 3 लाइंस नजर आ रही हैं, यहाँ पे ढेर सारी लाइंस लगा लें। ठीक है, देयर विल बी मेनी कॉपीज ऑफ दैट स्पेसिफिक जीन जो हमने यहाँ पर आरएनए की जीन ली थी। ठीक है, आरएनए से हमने एक जीन बनाई थी डीएनए की। नाउ दिस सीक्वेंस
ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस को हम cDNA कहते हैं, cDNA। और लाइब्रेरी का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज देयर आर मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट जीन वी हैव। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस, the multiple copies of that complementary DNA sequence is called the cDNA library. Okay. So let's discuss about the gene expression studies using cDNA libraries. हम cDNA libraries के साथ जीन एक्सप्रेशन की स्टडीज परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हिस्टोरिकली अगर बात करें तो फर्स्ट ग्लोबल जीन एक्सप्रेशन स्टडीज दे वर बेस्ड ऑन द लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग ऑफ रैंडम क्लोन्स ऑफ cDNA libraries। तो पहले तो बहुत बड़े बड़े सीक्वेंसेस लेकर cDNA लाइब्रेरीज को स्टडी किया जाता था बनाकर, लेकिन अब क्या है कि नॉर्मलाइज्ड cDNA लाइब्रेरी जो है वो हम लेते हैं। नॉर्मलाइज्ड का मतलब है कि हम उसको जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए हम बनाते हैं cDNA लाइब्रेरी, उसको बेटा हम जो है वो आप प्रोसेस करते हैं। ठीक है, प्रोसेस करने का मतलब है कि इट इज़ नॉट रैंडम। उसको हम कुछ वेज हैं उनके अंदर हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसको आप नॉर्मलाइज्ड cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है बेटे, हाईली अबंडेंट एंड रेयर मैसेंजर आरएनएस ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर 5000 क्लोन्स हैं इसके बन गए, ठीक है, फॉर द जनरेशन ऑफ cDNA लाइब्रेरीज एंड ऑब्टेन्ड पार्शियल सीक्वेंस। अगर हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास हमने क्लोन बनाए और उसके बाद हमने पार्शियल सीक्वेंसिंग कर ली, तो हमारे पास कुछ अबंडेंट ट्रांसक्रिप्ट्स आएंगे जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होंगे और कुछ नॉन अबंडेंट ट्रांसक्रिप्ट्स आएंगे जो बहुत रेयरली प्रेजेंट होंगे। तो cDNA लाइब्रेरी से हम ये चीजें दोनों जनरेट कर सकते हैं, अबंडेंट आरएनए अबंडेंट ट्रांसक्रिप्ट्स और नॉन अबंडेंट ट्रांसक्रिप्ट्स, ये दोनों ही हम cDNA लाइब्रेरी से बना सकते हैं। यहाँ से हम ये जो cDNA लाइब्रेरी ली है इससे हम अब आरएनए की मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी एक लिमिटेशन है, जब आप cDNA लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन यही है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। यानी कि आपको पहले cDNA लाइब्रेरी जो बनाई है आपने, वो एक लाइब्रेरी नहीं होती, वो मैनी लाइब्रेरीज होती हैं, मैनी जीन्स होती हैं। उनकी जब आप लाइब्रेरी जो होती है उसको स्टडी करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ती है। ये एक लिमिटेशन है इसकी कि इसमें बहुत ज़्यादा सीक्वेंसिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। इसके लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, विच इज कॉल्ड सेज, सीरियल एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, सीरियल एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। दीज टू, ये जो EST आपको नजर आ रहा है एंड सेज, दीज टू आर द प्रीडिसेसर्स ऑफ RNA सीक्वेंस। यानी कि RNA सीक्वेंस जो आप जनरेट करते हैं वो बनता कहाँ से है हमारे पास, EST और सेज जो है वो पहले इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। EST क्या है? दिस इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, दिस आर आइडियल फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू जीन्स। अब इसके बारे में इतना ही देख लें, डिटेल इसकी फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सेज, it is serial analysis of gene expression and measurement of a number of copies of messenger RNA इसमें की जा सकती है। इसमें आपके पास ये नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको लाइब्रेरीज को सीक्वेंस नहीं करना पड़ता, सेज का ही आपके पास बेनिफिट होता है। ठीक है, it works by isolating short fragments of genetic information from the expressed genes that are present in the cell being studied। तो छोटे छोटे सीक्वेंसेस जो हैं उनको आप ले लेते हैं, लेकिन ESTs जो है वो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स हैं, इनमें भी आपको दिस इज रिलेटेड टू द ESTs रिलेटेड टू दिस cDNA लाइब्रेरीज फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो ये जो टैग्स होते हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड होती है। तो सेज जो है वहाँ पर आपको छोटे छोटे आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए फ्रेगमेंट्स जो है उनको आइसोलेट करते हैं और उनको आप सीक्वेंस करते हैं, सो यू डोंट हैव टू सीक्वेंस अ लॉट। ठीक है, तो ये पिक्चर और इसका हम अगला जो है वो वी विल कंटिन्यू दीज 2 स्लाइड्स बाय कंटिन्यूइंग द सेम लेक्चर। मैं इसके अंदर ही फिर आगे जो है वो ऐड कर दूंगी जो मैंने बनाई हुई है स्लाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी 1 मिनट हमारे पास है, आप लोग यूं करें कि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं,